प्यारे बच्चों, पेश है 30 डेज 30 टेस्ट सीरीज का आज का ये दूसरा पेपर। ये सेकंड ग्रेड का अभी अभी जो रद्द किया है सरकार ने, वो वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है जिसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ध्यान से हर लफ्ज को सुनना और समझना। पहला प्रश्न इसमें 62 नंबर पे था, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए ब्रांच, किसकी शाखा है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रायोगिक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। दूसरा है समाज मनोविज्ञान की, सोशल साइकोलॉजी की। तीसरा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान या अप्लाइड साइकोलॉजी की। और चौथा है विकासात्मक मनोविज्ञान या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। तो बच्चों, आंख बंद करके अप्लाइड साइकोलॉजी जहां भी नाम दिखे आपको, बिहेवियरल अप्लाइड नाम दिखे तो बोलना ये शिक्षा मनोविज्ञान है। अनुप्रयुक्त नाम दिखे तो शिक्षा मनोविज्ञान है, या व्यवहारात्मक नाम दिखे तो शिक्षा मनोविज्ञान है। बाकी चीज़ें डिफरेंट है जिनकी चर्चा हम कर भी चुके हैं और वापस भी कभी करेंगे। उसके बाद दूसरा 61 जो था, 62वां, यस 62वां साइकोलॉजी का 40 नंबर की साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड में, और रिसेंटली आए हुए प्रश्न हैं। इनमें से कितने रिपीट कभी भी हो सकते हैं? निश्चित रूप से होंगे, लेकिन एक एक ऑप्शन अगर आप समझे तो बेहतर होगा। नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये दूसरा पेपर है। पहले पेपर में आपका रिस्पॉन्स हमने देखा, हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, पर हम भी देख रहे हैं कि आप कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। ओके, अगला सवाल देखिए 64th, निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यानी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। तो बोलिए बच्चों, क्या वृद्धि केवल गुणात्मक या क्वालिटेटिव चेंजेस की ही बात करती है? जवाब है नहीं। वृद्धि तो गुणात्मक के अलावा और कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से परिमाणात्मक चीजों की बात करती है, संख्यात्मक चीजों की बात करती है, क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करती है। कीवर्ड्स ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव चेंजेस आ जाए तो आपको करना है ग्रोथ, और क्वालिटेटिव चेंजेस आ जाए तो आपको करना है डेवलपमेंट। क्या होते हैं संख्यात्मक या फिर परिमाणात्मक वृद्धि वाले आयाम? तो जिनको हम अंकों या संख्याओं में व्यक्त कर सकें उनको संख्यात्मक या परिमाणात्मक बोलते हैं। जैसे कि आपकी हाइट कितने इंच बढ़ गई, या आपका वेट अभी कितने किलो है, तो इसको हम संख्याओं में और अंकों में व्यक्त कर सकते हैं ना, ये वृद्धि है। जबकि इस ऑप्शन में दे रखा है गुणात्मक, यानी जिसको हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकें वो वृद्धि है। क्या ये बात सही है? ये बात तो गलत है, क्योंकि वृद्धि तो संख्यात्मक आयाम है। दूसरा ऑप्शन है, हमको बताना है कौन सा विकल्प सही है। दूसरा ऑप्शन है वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है। नहीं, अधिगम और अनुभव का परिणाम तो विकास है, वृद्धि नहीं है। तीसरा ऑप्शन है वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी हम देखेंगे। वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, तीन एक जैसे ऑप्शन आ गए। क्या हाइट वेट को नहीं माप सकते? माप सकते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन तो कहता है वृद्धि को नहीं माप सकते। इसका मतलब ये गलत है, और हमको छांटना है कौन सा विकल्प सही है, जो कि 3 नंबर है। वृद्धि कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन है, या फिर अवयवों के आकार में परिवर्तन है, अंगों के आकार में परिवर्तन है। ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। और अब बच्चों, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। एक एक हर एक सवाल बहुत ही शानदार है। आपको हर विकल्प पे ध्यान से गौर करना है, क्योंकि यही सारी चीजें परीक्षाओं में वापस आएंगी घूम घूम के, लेकिन आएंगी अलग अलग वे में। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, शब्दों से खेलना आ गया, तो फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी। 65th देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? यहां नहीं दिया, इसका मतलब वृद्धि और विकास के बारे में 3 बातें तो सही हैं और एक बात गलत है। जो गलत है वही हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। क्या वृद्धि और विकास के बारे में व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या वैयक्तिक अंतर होता है? जवाब है होता है। पर बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि वैयक्तिक अंतर का आखिर मतलब क्या होता है, वही तो आपको समझना है, तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं आपको बताता हूं वो क्या है। पहले आप देखें कौन सा सही नहीं है। तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत सही है वृद्धि और विकास के बारे में। हमको जो नहीं है वो आंसर करना है। विकास के क्रम में एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न, यानी कितनी बार आया है परीक्षाओं में, ये बात भी सही है। विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये बात
गलत है, क्योंकि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक है, न कि स्पेसिफिक टू जनरल। चौथी बात, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, विकास निरंतर चलता है, ये बात भी सही है। इसका मतलब तीसरा इसका राइट आंसर है, क्योंकि तीसरे में विशेष से सामान्य दे दिया, जबकि विकास तो सामान्य से विशेष होता है। पर इनको समझना है बच्चों, ये मेरी टेस्ट सीरीज समझाने के लिए तो है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो है। तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत क्या होता है, बस आप इस बात को समझ गए तो जिंदगी में कभी न कभी ये एक सवाल आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, तो मेरे सब बच्चे जानते होंगे, आप भी सुन लें, जो नए बच्चे हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें। वैयक्तिक अंतर का मतलब यह होता है कि हम सब जो भी प्राणी हैं इस दुनिया में, हम सब विशिष्ट हैं, हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हम एक जैसे नहीं हैं बल्कि अलग अलग हैं। इसको बोलते हैं वैयक्तिक अंतर या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत। विकास के क्रम में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न, ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, याद है आपको, हमने आपको एक टर्म बताई थी कि हम सभी विशिष्ट तो हैं, हम सभी अलग अलग तो हैं, लेकिन हम जो भी एक प्रजाति में, एक शब्द हमने आपको बताया था, याद है, स्पीसीज स्पेसिफिक। एक प्रजाति में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके विकास का तरीका, पैटर्न, विकास का परफॉर्मा एक जैसा ही होता है। यानी एक के बाद दूसरी सीढ़ी सब हम चढ़ते हैं तो एक समान ही चढ़ते हैं, एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं। जैसे कि जन्म के बाद सबसे पहले कोई भी बच्चा है, चाहे वो यूएस में पैदा हुआ हो चाहे इंडिया में पैदा हुआ हो, सबसे पहले वो हेड कंट्रोल करेगा, फिर चेस्ट कंट्रोल होगा, फिर करवट बदलना सीखेगा, फिर वो बैठेगा, फिर घुटनों पे आएगा, फिर खड़ा होगा। इस पैटर्न को सबको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि सब कोई बैठने के बाद सीधा खड़ा हो गया, हर किसी को घुटनों पे आना पड़ेगा। वैसे ही संज्ञानात्मक बात करें आप, ये तो शारीरिक पक्ष था। संज्ञानात्मक बात करें तो सबसे पहले दुनिया में कहीं भी कोई भी बच्चा जन्म ले, सबसे पहले उसमें अंतर्दर्शी तर्क आएगा, इंट्यूसिव लॉजिक आएगा, उसके बाद उसमें तार्किक चिंतन आएगा, उसके बाद में उसमें कॉन्क्रीट चीजों के लॉजिक आएंगे, उसके बाद में उसमें अंतरसाध्य तर्क आएगा, पियाजे पढ़ा है ना आपने हमसे, इंटर प्रोपोजिशनल लॉजिक आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे में अंतर्दर्शी तर्क तो बाद में आ गया किसी में और तार्किक चिंतन पहले आ गया या अंतरसाध्य तर्क पहले आ गया। ये क्रम से ही होगा, ये सीक्वेंस से ही होगा, ये एक पैटर्न है। इसको बोलते हैं विकास का एक निश्चित पैटर्न है, और ये पैटर्न यूनिफॉर्म है, मतलब सबके लिए लागू है। विकास के क्रम में एक रूपता है। इसी तरह से निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास जीवन भर चलता है, कभी रुकता नहीं है, अनवरत है, सतत है। शब्द बदल देंगे परीक्षा में, बात समझ आ रही है आपको? ऐसे ही एक ऑप्शन है विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, ये बात गलत है, लिहाजा ये आंसर है, क्योंकि विकास विशेष से सामान्य नहीं होता बल्कि सामान्य से विशेष होता है। और इसके बहुत से एग्जाम्पल हम आपको दे चुके हैं। जैसे कि मोटर स्किल की बात करें तो हथेली सामान्य है, उंगली विशिष्ट है ना। उंगली का विकास पहले होता तो विशिष्ट से सामान्य होता, पर हथेली का विकास पहले होता है, उंगली का बाद में होता है। यही आपका प्रोक्सिमोडिस्टल है और यही सामान्य से विशिष्ट है। हाथ का विकास पहले, हथेली का बाद में, तो पहले सामान्य बाद में विशिष्ट, ये ध्यान रखना है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं शब्दों के, भाषा के। शुरू में छोटा बच्चा हर एक चीज़ के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करता है, यानी वो सामान्य बात है। बाद में स्पेसिफिक वस्तु के लिए स्पेसिफिक शब्द यूज करना विशिष्ट है। तो पहले सामान्य होगा, बाद में विशिष्ट होगा। ये जाने हजारों बार पूछा जा चुका परीक्षाओं में, तो याद रखना विकास विशेष से सामान्य नहीं होता बल्कि सामान्य से विशेष होता है। बात समझ में आई बच्चों? ओके, नेक्स्ट एक एक बेशकीमती प्रश्न है यहाँ पे, पर आप कितना शेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड है हमारा मूड। चलिए 66, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फिर नहीं पूछा है तो जो गलत है वो आंसर हो जाएगा। पहला है शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज लिमिटलेस। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप एक तो होता है सीमित, निश्चित है, एक अनलिमिटेड है। तो क्या ये बात सही है? जवाब है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को कैसे भी शिक्षा दे सकते हैं। पुराने जमाने की बात करें तो तब रटा के शिक्षा दी जाती थी, अभी बहुत सी चीजें बदल गई हैं और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या बदलेगा। तो क्या शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप लिमिटेड है? जवाब है बिल्कुल नहीं है, ये तो लिमिटलेस है। दूसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों हैं। मतलब जो मेथड्स हैं एजुकेशन
साइकोलॉजी में स्टडी के वो क्वालिटेटिव भी हैं और क्वांटिटेटिव भी हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब गुणात्मक विधियां तो वो होती हैं कि जिनका प्रयोग करने से हम सीधे तौर पे जान नहीं सकते, अंकों और संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते कि बच्चे ने कितना सीख लिया। पर परिमाणात्मक में हम अंकों और संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि बच्चा जब टेस्ट देता है तो उसके कितने नंबर आए, कौन सी ग्रेड आई। क्या ये परिमाणात्मक नहीं है? बिल्कुल है। तो शिक्षण विधियां जो शिक्षा मनोविज्ञान के तहत हम यूज करते हैं क्लासेस में, उनमें ये दोनों ही बातें हैं कि बहुत सी चीज़ें बच्चा समझ लेता है तो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं संख्यात्मक आधार पर कि साहब कितने मार्क्स आए उसके, ये तो हो गया परिमाणात्मक। और बहुत सी बातें बच्चे समझ लेते हैं, जैसे आप भी बहुत से कॉन्सेप्ट हमसे समझ लेते हो, लेकिन वो पता नहीं लगता कि आप कितने समझे हो। इसका मतलब वो गुणात्मक हैं, वो दृश्य नहीं होते, उनको अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि आपने कितने कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों ही हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। ये बात तो सिरे से खारिज करने लायक है, क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है बच्चों? विकासात्मक मनोविज्ञान तो वो है जिसमें हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम सब में सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल चेंजेस कैसे आते हैं, इसका जिक्र होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान तो वो है जिसमें एक बालक का अलग अलग अवस्थाओं में उम्र बढ़ने के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। चौथा ऑप्शन है, ये बात सही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन भी निश्चित रूप से सही होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों में दोनों को समझने में सहायक होता है। बिल्कुल होता है। अगर केवल प्रतिभाशाली बालकों को समझते तो फिर आपके मंद बुद्धि कहाँ जाएंगे? गिफ्टेड को समझेंगे केवल तो मेंटली रिटार्टेड कहाँ जाएंगे? तो हमने तो गिफ्टेड भी आपको पढ़ाया है, हमने तो मेंटली रिटार्टेड भी पढ़ाया है, और हम तो आपको एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा रहे थे। इसका मतलब दोनों चीज़ें कवर करी कि नहीं करी? तो ये बात सही है, कोई लिमिट नहीं है, ये बात भी सही है। अध्ययन विधियाँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों हैं, ये बात भी सही है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान दूसरी चीज़ है और शिक्षा मनोविज्ञान दूसरी चीज़ है। हालांकि ये दोनों ही मनोविज्ञान के ब्रांच हैं, पार्ट हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, केवल और केवल राजस्थान में मैं क्या बोलूं, कितनी ऐसी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, कल मेरे को किसी ने कमेंट किया था, कोई गंगानगर से थी एक लेडी, उन्होंने कहा कि सर हमने आपके उत्कर्ष के वीडियोस देखे, लेकिन कल वाला आपका जो सॉल्यूशन देखा उसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो वहाँ पे हमको नहीं मिली। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, उत्कर्ष के मेरे वीडियोस 5 साल 6 साल पुराने हैं, उसके बाद बहुत सी चीज़ें अपडेट हैं। तो आपको उत्कर्ष के वीडियोस में नहीं जाना है, क्योंकि मैं उस समय उनको मेरी जो क्लासेस दी थी उन्होंने वो रिकॉर्ड करके आज भी वो उसको बेच रहे हैं। पर अब चूंकि वो बेच रहे हैं तो बेचने दो उनको, लेकिन वो पुरानी चीज़ें हैं जिनमें बहुत से अपडेट अब मैं दे रहा हूँ। तो आप मेरे से जुड़ें, ना कि उत्कर्ष में मेरे पुराने वीडियोज से, ये ध्यान रखना। चलिए, तो निम्न में से कौन सा विकल्प शास्त्रीय अधिगम का उदाहरण नहीं है? एक टर्म आती है एसोसिएटिव लर्निंग, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो 4 ऑप्शन अगर आप केवल हिंदी में पढ़ेंगे तो कोई कर ही नहीं सकता इसको। आदत आदि होना, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, चिन्ह, क्या है चिन्ह कोई नहीं जानता, निरीक्षण प्रेक्षण अधिगम, लेकिन इंग्लिश में काम हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, 4 ऑप्शन है। एसोसिएटिव लर्निंग का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो हैबिचुएशन होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है, इम्प्रिंटिंग नहीं होता। अब ये क्या लफड़ा है तो सुने। एसोसिएटिव लर्निंग या साचरी अधिगम वो लर्निंग है जिसमें 2 उद्दीपक होते हैं और दोनों के बीच में एसोसिएशन होता है, जिसमें 2 उद्दीपक होते हैं और दोनों के बीच में साचर्य होता है, और इस साचर्य के कारण से कंडीशनिंग हो जाती है ब्रेन में, दिमाग में, और ये कंडीशनिंग ही हमें सिखा देती है। और इसके 3 बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, पेवलोव, स्किनर, बेंडूरा। पेवलोव का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको पता है ना, लार घंटी दोनों में एसोसिएशन हुआ, माफ करें भोजन घंटी दोनों में एसोसिएशन हुआ हुआ ना। फिर लार की कंडीशनिंग भोजन के बजाय घंटी से हो गई। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग एक बेहतरीन एग्जाम्पल है साचर्य अधिगम का, एसोसिएटिव लर्निंग का। इसी तरह से स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग भी दूसरा एग्जाम्पल है एसोसिएटिव लर्निंग का। और सामाजिक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी एक एग्जाम्पल है एसोसिएटिव लर्निंग का, लेकिन इम्प्रिंटिंग इसका एग्जाम्पल नहीं है। चिन्ह के साथ तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि चिन्ह तो पता नहीं क्या है, हिंदी में कुछ भी लिख देंगे ये, ठीक है ना। तो चिन्ह से कोई टोलमैन भी समझ लेगा इसको, लेकिन इम्प्रिंटिंग शब्द आपको ध्यान रखना है। इम्प्रिंटिंग दरअसल क्या है, सुन लें समझ लें, ये परीक्षा में बहुत आया है। इम्प्रिंटिंग एक तरह का वो सीखना है जो हम यूं कहें कि मां के पेट से सीख के आते हैं,
आपने अभी एक एग्जाम्पल देखा था उसका, आरिफ का सारस के साथ कैसा बॉन्ड था, देखा ना। एक्चुअली ये साइकोलॉजी एक बहुत बेहतरीन सी टर्म है जो बहुत से एनिमल्स में और इंसानों में देखी गई है। स्पेशली आपने कभी इस बात पे गौर किया कि छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं, वो आप उनके पास जाते हो तो वो आपके पास नहीं आते, आपकी गोद में नहीं आते, आपको देखते उड़ जाते हैं। क्या कभी आप बतख, कबूतर, चिड़िया, तोता, इन सबको अपने गोद में खिला सकते हो? नहीं, ये भाग जाते हैं। इसी तरह से बहुत से एनिमल्स हैं, खरगोश, बिल्ली, आपको देखते ही भाग जाते हैं। बोले भागते कि नहीं, आपके पास क्यों नहीं आते वो? कभी आपने गौर किया इस पे? जबकि गाय का बछड़ा, बकरी का बच्चा, ये आपके पास क्यों आ जाते हैं? क्या आपने गौर किया? इसके पीछे बच्चों कहानी है इम्प्रिंटिंग। यानी इम्प्रिंटिंग एक इस तरह का सीखने का तरीका है जिसमें एक जन्म के तुरंत बाद ऐसे बहुत से एनिमल्स जो जन्म लेते हैं और जन्म लेने के तुरंत बाद वो मूवमेंट करते हैं। जन्म लेने के बाद आंखें खोली, दुनिया में पहली बार आए आए ना, अब उनके पास एकदम जो नज़दीक होता है उसके साथ उनका एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, उनके साथ उनका एक एक संबंध बन जाता है। ये एसोसिएटिव लर्निंग नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो वो पहली बार आंखें खोलते हैं, उनको जो दिखा ना वो उसके साथ आसक्त हो जाएंगे और फिर उसी के पीछे पीछे चल पड़ेंगे। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल, अगर आपने मोरनी के बच्चे देखे हों, अगर आपने मुर्गी के बच्चे देखे हों, अगर आपने बतख और हंस के बच्चे देखे हों, तो वो जन्म लेते ही छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे पीछे जाते हैं। कई बार आप वीडियो देखते हैं ना, वो उनको रोड क्रॉस करवाते हैं, पानी में पीछे पीछे चलते हैं, तो वो एकदम पीछे पीछे चलते हैं। इस पर एक बहुत बढ़िया सा प्रयोग हुआ था जिसमें एक मॉडल बनाया था और मॉडल के साथ ही बच्चे चलने लगे। तो ऐसे ही अगर मान लो आपके घर में एक शेर के बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही पहली बार आप उसको मिल गए और आपने उसके साथ समय बिताया थोड़ा सा, वो क्रिटिकल पीरियड बहुत कम समय का है। कहते हैं बतख के बच्चे, इनके मुर्गी के बच्चे, मोरनी के बच्चे पहले ज़िंदगी के 36 घंटों में इनके पास जो भी आता है ना, उससे वो अटैच हो जाते हैं, उससे बॉन्ड कर लेते हैं, फिर उससे कभी नहीं डरते, उसके साथ ज़िंदगी भर खेलते हैं। और यही कहानी है उस सारस की जो कि साथ साथ रहता था आरिफ के। बात समझ आ रही है बच्चों? ये इम्प्रिंटिंग होती है जिसमें हम यहाँ आके नहीं सीखे, बल्कि प्राणियों ने जब आंखें खोली उस समय उनके पास जो था उसी के साथ उनका बॉन्ड बन गया और वो उसी के पीछे पीछे चल पड़े और जिंदगी भर उसकी गोद में आ गए। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। 68 का प्रश्न देखिए बच्चों, 68th, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, मानसिक विन्यास का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट, संलग्नता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, विपरीतता का नियम, लॉ ऑफ कंट्रास्ट। तो बच्चों मैं खूब चर्चा कर चुका हूँ थॉर्नडाइक पे, आपको याद है, मेंटल सेट और ये सारे आपके गौण नियम, सेकेंडरी लॉज, प्राइमरी लॉज की बात कर चुके हैं। यहाँ सही जवाब आएगा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट, 69, जब बालक सीधे या दाहिने हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल अधिगम का अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में, बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। इसको क्या बोलते हैं? तो मुझे याद है पहली बार जब ये प्रश्न आया था तो केवल हमारे बच्चों ने राजस्थान में इसको सही किया था। बाद में तो अभी हर कोई बोल रहा है बाइलेटरल बाइलेटरल। अब आप उनसे पूछना बाइलेटरल की स्पेलिंग क्या होती है, तो दरअसल इसका सही जवाब है द्विपार्श्विक अंतरण, बाइलेटरल। इसका एक एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा होता है कि आप दाहिने पैर से फुटबॉल खेलते हैं, चोट लग गई तो आप बाएं पांव से भी किक मार सकते हैं, जबकि बाएं पांव से तो आपने कभी नहीं किक मारी। जैसे लिखने वाली बात है, आपने हमेशा दाहिने हाथ से लिखा लेकिन दाहिने हाथ पे प्लस्तर चढ़ गया तो बाएं हाथ से भी अपना नाम बोले लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? कैसे लिख सकते हो? सीखा तो बाएं हाथ ने है, फिर दाएं हाथ ने है, फिर बायां हाथ कैसे लिख सकता है? तो इसका जवाब है साहब, दाहिने पक्ष से बाहिनी तरफ ये ट्रांसफर हो गया। इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, क्योंकि हमारी बॉडी में दो पार्श्व हैं और एक ने सीखा तो दूसरा भी उसको ट्रांसफर के रूप में सीख लेता है। ये बहुत बढ़िया सा टर्म है। चलिए 70 विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है? यहां नहीं बताना है। पहली बात है, विकास क्रमशः होता है, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, कितनी हजार बार हमने बोला है, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल प्रोसेस, डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ऑर्डरली। याद है आपको वो डायमंड वाला चित्र? चलिए, तो विकास क्रमशः होता है, बिल्कुल सही है, हमको नहीं बताना था। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। देखो याद है आपको, हमने आपको तो कितना बेहतरीन एक सूत्र बताया था, डेवलपमेंट इक्वल्स टू, याद है, मैच्योरिटी इनटू लर्निंग। ये जब आया था ना सवाल तो मजा आ गया था बच्चों को। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से, फिर सुन लें, जो जो शब्द बोल रहा हूँ, जो जो लफ्ज बोल रहा हूँ, कभी न कभी वो परीक्षा में आते हैं और गारंटी से आते हैं।
भर भर के आते हैं। फिर कहते हो सर हम पता नहीं कहाँ थे, चूक गए। अब चूक जाओगे तो चूक जाओगे। मैं ये 30 पेपर आपके लिए जो लेके आया हूँ वो अभी आने वाली 30 जुलाई को जो परीक्षा है सेकंड ग्रेड की, उसमें बता देंगे आपको कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए तो कहाँ से पढ़नी चाहिए। फिर भी आप नहीं समझते तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। अधिगम और परिपक्वता, परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से है और अधिगम का संबंध वातावरण से है। परिपक्वता आनुवंशिकता है, अधिगम परिवेश है। तो ध्यान रखना, विकास इन दोनों का गुणनफल ही होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन, विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस। याद है आपको? एक नाम हमने आपको बताया था, डेवलपमेंटल टास्क, हैविंग हस्ट। हैविंग हस्ट ने बोला है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में समाज हमसे कुछ आशाएं करता है, जिनको हम सामाजिक प्रत्याशाएं बोलते हैं। और याद है वो सूची, जो उसमें से भी एक प्रश्न आता है, अपेक्षित, स्त्रियोचित, पुरुषोचित यौन भूमिकाएं ग्रहण करना या जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करना। बाल्यावस्था की अलग लिस्ट है डेवलपमेंटल टास्क की, किशोरावस्था की अलग लिस्ट है डेवलपमेंटल टास्क की। ये सब देने वाले हैं हैविंग हस्ट। कौन है? हैविंग हस्ट। तो हैविंग हस्ट ने एक टर्म दिया है, सामाजिक प्रत्याशा, सोशल एक्सपेक्टेशंस, और हर अवस्था में ये होता है। तो विकास के प्रत्येक चरण या प्रत्येक अवस्था में सामाजिक अपेक्षाएं, सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन, विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ये बात गलत है, क्योंकि विकास तो क्रमबद्ध होता है, डेवलपमेंट तो सीक्वेंशियल होता है। तो इसमें गलत बताना था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आगे की क्लासेस आपके शेयर पे डिपेंड करेगी। 70 के बाद 71, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। हिप्पोक्रेट्स द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं वे कौन होते हैं? अब देखो, याद है आपको, हमने आपको व्यक्तित्व का प्रथम विभाजन बताया था। हिप्पोक्रेट्स 400 BC में नेचर ऑफ मैन बुक में बॉडी में कौन सा फ्लूइड डोमिनेट करता है, इसके आधार पर 4 प्रकार बताए थे। याद है आपको? कोलेरिक, मेलनकोलिक, सैंग्विन, फ्लेगमेंटिक। याद है? चारों की विशेषताएं भी आप सुन लें। कोलेरिक पीलापित प्रधान होते हैं, येलो बाइल्स वाले होते हैं। ये होते हैं इरिटेबल, रेस्टलेस, अग्रेसिव, एक्टिव, इंपल्सिव, उद्विग्न, बेचैन। सैंग्विन कौन होते हैं? सैंग्विन वो होते हैं जिनको रक्त प्रधान बोलते हैं हम। कोलेरिक पीलापित प्रधान थे, सैंग्विन रक्त प्रधान है। ये बॉडी फ्लूइड्स के आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने पहला विभाजन बताया था, जो इतिहास में प्रथम विभाजन के नाम से प्रसिद्ध है। तो सैंग्विन कौन है? जो रक्त प्रधान है, यानी इनके ब्लड डोमिनेट करता है, ब्लड प्रीडोमिनेट करता है। ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, टॉकेटिव होते हैं। ये लाइट हार्टेड होते हैं, खुश रहते हैं, लाइवली, जिंदा दिल होते हैं, आशावादी होते हैं, लीडरशिप होते हैं, उत्साही, प्रसन्नचित होते हैं। फ्लेगमेंटिक हमने आपको बताया था। फ्लेगमेंटिक कौन होते हैं? फ्लेगमेंटिक वो होते हैं जो धैर्यशाली होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो शांत होते हैं। ये भी पैसिव होते हैं, पर ये रिलायबल हैं, पीसफुल हैं, काम हैं, कंट्रोल्ड हैं। ये होते हैं फ्लेगमेंटिक, जिनको हमने बोला विरक्त। और मेलनकोलिक विषादग्रस्त, हिंदी में दे दिया, हिंदी में कुछ भी दे देंगे, कोई मतलब नहीं है। मेलनकोलिक शब्द याद रखना है, ये लैटिन ग्रीक वर्ड्स हैं। मेलनकोलिक कौन होते हैं? मेलनकोलिक वो होते हैं जो पेसिमिस्टिक होते हैं। इसमें 3 शब्द रखें, रिजिड होते हैं, अनसोशियल होते हैं, उदास होते हैं, बैड टेम्पर्ड होते हैं, मूडी होते हैं, चिंतित होते हैं। तो यहाँ देखिए शब्द दिए, पेसिमिस्टिक दिया है, सैड दिया है, इमोशनली वीक दिया है। ये होते हैं मेलनकोलिक। ये कौन होते हैं? मेलनकोलिक होते हैं, विषादग्रस्त, मेलनकोलिक। इसका राइट आंसर है 71। 72 देखिए, गॉर्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए, कितने 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 बेहतरीन प्रश्न है, तो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन हम तो आपसे शेयर की और सब्सक्राइब की ही तो डिमांड करते हैं, तो आपको करना ही है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं कल के कितना एक शानदार मैंने पहला पेपर दिया था, अभी तो ये दूसरा है। मैं 30 पेपर दूंगा, और वो तो दूंगा ही दूंगा आपको। लेकिन मैंने देखा कि कितने बच्चों ने उसको देखा, जबकि पता नहीं कहाँ भटक रहे थे बच्चे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो है, उसमें क्या करोगे आप? 1000 बार उस वीडियो को देख लो, मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा ही नहीं अब। लेकिन आपकी इंटीग्रिटी का भी तो सवाल है, आपने कितना शेयर किया हम जानते हैं। और किसी दिन वही बात है ना, हमारा मूड हो गया तो हम स्टॉप कर देंगे इसको। समझिए बच्चों, क्योंकि फिर भी हम आपको चाहते हैं, इसलिए हम स्टॉप नहीं करते। गार्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान, बहुत से बच्चे जानते नहीं विशेषक क्या होता है, पर आप जानोगे।
विशेषक का मतलब ट्रेट्स हैं, शील गुण है, बच्चों के शील गुणों की पहचान करता है, तो कौन सा विकल्प या कौन से शील गुण को, कौन से ट्रेट को अनदेखा करेगा? सवाल पूछा है आलपोर्ट पे। 4 ऑप्शन है, सोर्स ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स, कार्डिनल ट्रेट्स, प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक, मूल विशेषक। तो जब तक आप आलपोर्ट को समझोगे नहीं तब तक हवा में तीर मारते रहना, ऐसे तुक्कों से सिलेक्शन नहीं होते। हम सब जानते हैं कि हार्वर्ड, माफ करें, गार्डन ऑलपोर्ट ने डिक्शनरी के शब्दों के आधार पर, याद आपको, लगभग 18,000 फिर 4,000 वर्ड्स दिए थे और उनको उन्होंने शील गुणों से जोड़ा था। और मेनली उन्होंने 3 प्रकार के शील गुण बताए थे। सबसे 3 प्रकार के शील गुण, सबसे प्रमुख जो है, जो व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देता है, उसका पर्यायवाची बन जाता है, जैसे अहिंसा गांधी जी का पर्यायवाची बन गया, वो कार्डिनल ट्रेट होता है। 1 या 2 हो सकते हैं, ठीक है। ये व्यक्तित्व को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, उसको विश्वविख्यात बना देते हैं। कार्डिनल के बाद उन्होंने सेंट्रल ट्रेट्स बताए, केंद्रीय शील गुण, ये 5 से 10 होते हैं, जैसे वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत अनुशासन प्रिय है, ऐसा हम बोलते हैं ना किसी के लिए, तो ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और फिर गौण विशेषक, ये तो परिस्थितियों में जरूरत पड़े तो ये अनगिनत होते हैं, इंसान दिखाता नहीं तो नहीं दिखाता, कोई लाइन में खड़ा है तो जो टेंशन होती है, लंबी लाइन देख के टेंशन होती है, इंतजार नहीं किया जाता, ये गौणशील गुण का एक उदाहरण है। आपकी पसंद नापसंद, हेयर स्टाइल, ये सारे गौणशील गुण हैं। तो 3 चीज़ें आलपोर्ट की हैं, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। प्रधान विशेषक, केंद्रीय और गौण, याद रखना प्रधान विशेषक 1 शील गुण है या कभी कभी 2 हो सकता है। केंद्रीय शील गुण 5 से 10 होते हैं, गौण अनंत होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तीनों की बात आलपोर्ट ने की है, लेकिन सोर्स ट्रेट या मूल विशेषक की बात आलपोर्ट ने नहीं करी, केटल ने करी है। सोर्स और सरफेस, मूल और सतही, केटल, जिन्होंने 16 PF दी थी। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये केटल ने करी थी, आलपोर्ट ने नहीं करी थी, इसलिए हम जाएंगे पहले ऑप्शन के साथ। 73 देखिए, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण था। क्या था वो? कर्ट, रूड एंड अनइम्पैथेटिक। तो क्या करना चाहिए, किसमें प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो निष्पादन बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। मेरे ख्याल से सबने सही किया होगा, संवेगात्मक बुद्धि, पीटर सेलोवे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन वाली। इमोशनल इंटेलिजेंस, बच्चों आपने इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हमसे पढ़ी है तो आपको याद होगा 1990 में इसका सूत्रपात हुआ था। फिर डेनियल गोलमैन की वो बहुत प्रसिद्ध बुक 1995-98 वाली, जिसने इसको प्रसिद्ध कराया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट मैटर मोर देन IQ। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है? 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, सुन लें। पहला तो है इंट्रापर्सनल एबिलिटीज और दूसरी है इंटरपर्सनल एबिलिटीज। ये वो शब्द है ना जिनसे हमको मोहब्बत है, इंटर, पता है आपको? इंटरपर्सनल पहला है इंट्रा। इंट्रा में 3 चीज़ें हैं। इंट्रा में 3 चीज़ें क्या क्या हुई? पहली तो सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पहचानो। सेल्फ मैनेज, अपने संवेगों को मैनेज करें। तीसरे सेल्फ मोटिवेशन, अपने अपने आप को प्रेरित करिए। ये तीनों खुद की हैं, जिनको बोलते हैं इंट्रा एबिलिटीज। इंटर दूसरों की है। उसके बाद चौथी और पांचवी, पता है आपको? चौथी और पांचवी में चौथी थी एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझो। सहानुभूति भले ही नहीं करें पर समझो उनकी फीलिंग्स क्या है, इसको बोलते हैं एम्पैथी। और पांचवी है हैंडल द रिलेशन, संबंधों का संचालन। तो चौथी में दूसरों की भावनाओं को समझना है, पांचवी में रिश्तों को निभाना है। ये संवेगात्मक बुद्धि का बहुत बेहतरीन मॉडल है। तो कुल मिला के सीधा सीधा इसमें दे रखा है कि सब दूसरों के प्रति उसका जो व्यवहार है उसमें एम्पैथी नहीं है। तो एम्पैथी कौन लाएगा? एम्पैथी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस नहीं लाएगी, वो तो नंबर लाती है। एम्पैथी कोग्निटिव इंटेलिजेंस नहीं लाएगी, वो तो दिमाग वाली बात है, दिल की बात है ही नहीं। कल्चरल इंटेलिजेंस ऐसी कोई बात नहीं है। इसका सही जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, जिसकी मापन इकाई है EQ, इमोशनल क्वोशेंट। 74 देखिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा। यदि अध्यापक को बालक के अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में किस परीक्षण का चयन गलत होगा? मैं तो कहता हूं कि क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन तो होगा, बस क्यों नहीं आप सही जगह से पढ़ते? तो अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो कौन सा परीक्षण गलत होगा? मतलब 3 तो अचेतन के बारे में, 1 नहीं है। शाही धब्बा परीक्षण, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द सहचर्य परीक्षण, IBT, 16 PF, TAT, WAT। तो बच्चों सबसे पहले तो ये सवाल उसका इनिशियली सही हो जाएगा जिसने हमसे हमारी क्लास में ये लाइन लिखी है। हम जहाँ भी प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव लिखवाते हैं उससे जस्ट बाद में ये बताते हैं और नोट डाउन करवाते हैं अपने बच्चों को कि बच्चों
ऐसी विधियां जिनमें अचेतन की बातों को सामने लाया जाए, यानी अचेतन की चिंताओं का पता लगाया जाए, अचेतन की अभिप्रेरणा का पता लगाया जाए, यानी अचेतन मन की बातों को सामने लाने वाली विधियां कौन सी हैं? प्रक्षेपी हैं। यही सवाल पूछा था। इसका मतलब इस सवाल को दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी एक प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो इंक ब्लोट टेस्ट हरमन रोसा प्रक्षेपी है, टीएटी मॉर्गन मूरे प्रक्षेपी है, डब्ल्यूएटी गाल्टन फ्राइड प्रक्षेपी है, लेकिन 16 पीएफ तो केटल की है, ये तो ट्रेट्स वाली है, तो शील गुणों वाली है। लिहाजा इसका राइट आंसर है 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण या 16 पीएफ टेस्ट, जो आलपोर्ट के शिष्य केटल ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? विचारण की शब्द क्षमता, मूल संबंधी स्रोत संबंधी तत्व, आगमनात्मक तर्क, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो आप याद करें, हमने आपको थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पीएमएज के बारे में बताया था ना, 7 और 9। 7 याद है आपको? हमने आपको बताया था मेमोरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, याद है? MNO नहीं था, P परसेप्चुअल एबिलिटी, R रीजनिंग एबिलिटी, S स्पेशल एबिलिटी, उसके बाद में वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, याद है ना? तो बहुत आसान, बहुत आसान। वर्ड फ्लुएंसी थी तो वर्ड आ गया, वर्ड एबिलिटी था। परसेप्चुअल फैक्टर बिल्कुल है P से। इंडक्टिव रीजनिंग, रीजनिंग R आ गया, ठीक है। वैसे इंडक्टिव डिडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हमने आपको बताया था, ठीक है। सोर्स फैक्टर अभी भी हम बात कर रहे थे। देखो ऑप्शंस पे कमांड हो जाएगा अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो। सोर्स नाम दिखते ही केटल की बात आ गई साहब, यानी एक ऑप्शन जो आंसर नहीं होगा वो भी तो ये साइकोलॉजी का ही तो उठाएंगे। अगर आपको उसका भी नॉलेज है तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सोर्स वाली बात तो दूसरी है, बाकी तीनों पीएमएज में शामिल हैं थर्स्टन की। लिहाजा इसका उत्तर है मूल स्रोत संबंधी तत्व। 76 विद्यार्थी बच्चों, नए बच्चे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और शेयर तो सबको करना ही है, करना ही पड़ेगा आपको। आप कितना नहीं करोगे मैं देखता हूं। विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो ये तो मेरे ख्याल से हर कोई बता देगा, ये तो है स्टीम नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स। ये तो है विद्यार्थी की आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई ना, उनमें आत्मसम्मान वाली आवश्यकताएं हैं। और खुद की अंदर की संतुष्टि के लिए सारे राजपाट छोड़ के संगीत में चले जाना, वो तो आत्मसिद्धि है जो सर्वोच्च है। ये तो आत्मसम्मान है जिसमें गर्वित अनुभव करा रहे हैं उसको। नेक्स्ट, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया, लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे। बच्चों याद है हमारी क्लासरूम की बात, लीक लीक सब चलें, लीक छोड़ के 3 चलें, शायर शेर सपूत। सृजनात्मकता की बात है ये, और सृजनात्मकता का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग है, बता चुके हैं हम आपको। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? पहला है अध्यापक के समक्ष वरीयता का परिचय दे रहा है, अध्यापक के निर्देशों की अवज्ञा कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, अध्यापक पर विश्वास नहीं है, अपसारी सोच आ गया ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखते ही आंसर कर देना। नेक्स्ट, निम्न व्यवहार समूह में कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया? ऐसे प्रश्नों में केवल थोड़ी सी आप भूल करते हो नहीं की। अगर आपने नहीं को ध्यान से पढ़ लिया, इसका मतलब 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे। मैंने आपको कितने कितने ट्रिक्स बता रखी हैं, अगर आप उनको पकड़ के फॉलो करके चलेंगे तो टॉपर होंगे, टॉपर। लेकिन अब जाने कौन से उसके बने हैं। एक बात अलग है, बाकी 3 अलग हैं। देखो, बेचैन, आवेगी और विध्वंसकारी, रेस्टलेस, इंपल्सिव, डिस्ट्रक्टिव। खराब है कि अच्छी बात है? ये तो खराब बात है साहब, है कि नहीं? दूसरा, इधर देखो चौथा, आक्रामक, उद्दंड, क्रोधी, ये भी खराब है। तो 1 और 4 एक जैसे हो गए तो ही नहीं सकते। अब बचे 2, दोनों में एक खराब होगा एक अच्छा होगा, और चूंकि 2 खराब पहले हो चुके हैं इसलिए 2 ऑप्शन एक जैसे हो चुके हैं, तो तीसरी खराब बात भी आंसर नहीं होगी, अच्छी बात आंसर होगी। तीसरी बात है स्नेह, स्थिरता और नैतिक स्तर। ये यहां तक तो अच्छा लग रहा है, पर स्नेह, स्थिरता और नैतिक में कमी अच्छा नहीं होता, ये भी खराब है। ये अच्छा होगा निश्चित रूप से आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले, इंटरनली कंट्रोल्ड होते हैं, सोशल एंड रूल एबिडिंग अच्छे होंगे। तो ये दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह से बहुत से प्रश्नों के आंसर परीक्षा में कर दोगे अगर हमारे साथ रहे तो। 79 का देखिए,
प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में संपन्न होता है। ये कितनी बार हमने आपको बताया। इस वितरण को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्रतिफल वक्र, कर्व ऑफ नेगेटिव रिटर्न, सीधी रेखा वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व, एस आकार का वक्र, एस शेप्ड कर्व, या सामान्य संभाव्यता वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो याद है बच्चों, हमने आपको बेल शेप के बारे में बताया था। चाहे बुद्धि लब्धि का वितरण हो, चाहे व्यक्ति के व्यवहार के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जनसंख्या के रूप में बात करें वितरण की, तो बच्चों ज़्यादातर लोगों में इधर वाली फ्रीक्वेंसी और इधर वाली फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं। जैसे बुद्धि में हमने बात करी ना, एवरेज और उसके आसपास ज़्यादातर लोग थे, प्रतिभाशाली भी बहुत कम और मेंटली रिटार्डेड भी बहुत कम। ऐसे ही सामान्य व्यवहार ज़्यादातर लोगों का होता है, और कुछ आवेगी इंपल्सिव ऐसे इधर होते हैं जितने, उतने शांत कंट्रोल्ड धीर गंभीर भी होते हैं। लेकिन औसत वाले ज़्यादातर लोग होते हैं इस दुनिया में। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब इस तरह का एक कर्व बनता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता वक्र या सामान्य संभाव्यता वक्र, और ये इसका आंसर है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, शेयर भी तुरंत करें। नेक्स्ट, क्योंकि तभी मैं आपको 30 पेपर दूंगा परीक्षा से पहले। और ये आप, मेरे को बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर फर्स्ट ग्रेड का कब शुरू करोगे? तो बेवकूफ़ो, ये फर्स्ट ग्रेड का ही तो चल रहा है, सेकंड ग्रेड का भी चल रहा है, रेट का भी चल रहा है, सी टेट का भी चल रहा है, सब कुछ तो इसमें क्लियर हो रहा है। और रही बात ऐप लॉन्च करने की, तो मैं जल्दी ही ऐप लॉन्च करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कितने लोग कितना मेरे को सपोर्ट करते हैं। बाकी लोग तो अपने ऐप भी बेच रहे हैं और आप ले भी रहे हैं, मैं आपको फ्री दे रहा हूं, बस आपको शेयर ही तो करना है। चलिए 80 का प्रश्न देखें, कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि और प्रेरणा को दर्शाता है? देखो अचीवमेंट मोटिवेशन की बात की जा रही है, तो 3 एक जैसे ऑप्शन होंगे। पहला है अपने अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाना, ओके। दूसरा, कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना। आपको लगता है नहीं कहीं ना कहीं दोनों बातें एक जैसी हैं? एक तो बेस्ट फ्रेंड बन गए आप, किसी की दोस्ती निभा रहे हैं, एक आप लीडरशिप निभा रहे हैं, तो दोस्ती में तो एक का भला कर रहे हैं और लीडरशिप में आप बहुत लोगों का भला कर रहे हैं, तो एक जैसी बात होगी ना। चौथा, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, तो यहाँ भी आप दूसरों की हेल्प ही कर रहे हैं। तो तीनों में दूसरों की हेल्प करने वाली बात है, खुद की परफॉर्मेंस की तो कोई बात नहीं है। लेकिन तीसरे ऑप्शन में अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, ये तो पहले खुद को सफल करने वाली बात है। और अचीवमेंट मोटिवेशन मैकक्लेलैंड एटकिंसन यही बताते हैं कि आप सफलता का शिखर छू लें, उसके बाद किसी की मदद करें। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सके इसको शेयर करेंगे, ताकि अगला वीडियो मैं उतनी जल्दी आपके लिए लेके आऊं। ओके, बाय।